इसी के दौर में पिछले 2-3 दिनों में जिस घटना का ज़्यादा ज़िक्र रहा वो था सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू, जो कि 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और उनका इंटरव्यू द वायर के में करण थापर के द्वारा लिया गया, बाद में रवीश कुमार ने भी उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब पुलवामा की घटना हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि इसमें हमारी चूक भी है और प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि तुम चुप रहो। तो ये इस पे बहुत सारी चर्चा हुई। कई अन्य भी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही इस इंटरव्यू में। तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक रहस्योद्घाटन की स्थिति है। तो क्या इस तरह के इंटरव्यूज़ या इस तरह की छोटी-छोटी घटनाएँ राजनीति को गहरे स्तर पर प्रभावित करती हैं या सत्ताधारी दल इसको आराम से एक मैनेज करने वाली या इसको नियंत्रित करने की स्थिति में होता है? देखिए, जब पुलवामा की घटना हुई थी और उसके बाद फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई, उस घटना के बाद से लगातार मैं कह रहा हूं और मेरे ऐसे बहुत से लोग कह रहे हैं न केवल सार्वजनिक मंचों पर कह रहे हैं बल्कि बोल रहे हैं कि इस घटना के अंदर जो सुरक्षा तंत्र की विफलता है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और सतपाल मलिक का बयान, चूंकि वो खुद मौके पर सबसे बड़े घटनाओं के केंद्र में थे, तो और उनके हाथ में सत्ता थी, ऐसी स्थिति में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम लोग जो कह रहे थे उसकी तस्दीक की है सतपाल मलिक ने, और सरकार ने बजाय इसके कि सुरक्षा खामियों की उन्होंने जांच की जाती और सुरक्षा खामियों को दुरुस्त किया जाता, उस घटना का चुनाव चूंकि सिर पर था तो उसका राजनीतिक लाभ उठाया। और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इनसे बार बार कहा गया कि आप चुप रहिए, और उसके बाद सारा ठीकरा पाकिस्तान के दरवाजे फोड़ दिया गया। ये कहने का मतलब ना सतपाल मलिक का है ना हम लोगों का है कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं थी, ये कोई नहीं कह रहा है। सतपाल मलिक ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि एक व्यक्ति अपनी कार में, अपने वाहन में 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक लेके 10-12 दिन तक इधर उधर घूमता रहा। वो 300 किलो विस्फोटक उसे किसी भी हालत में बिना पाकिस्तान की मदद के नहीं मिल सकता था। 300 किलो विस्फोटक कम नहीं होता है, बहुत बड़ी मात्रा है ये। और इतने दिनों तक वो इधर उधर घूमता रहा और पूरा कश्मीर सुरक्षा बल चप्पे चप्पे में तैनात थे उस वक्त, और उसको किसी ने नहीं टोका, किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने उसके वाहन पर शक नहीं किया। वो हमेशा ही शक से परे रहा, वो निर्द्वंद घूमता रहा जब तक कि उसने वो पुलवामा वाली वारदात नहीं कर दी। और उस एक वारदात से, और जिस तरीके से सरकार ने उसका सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका राजनीतिक लाभ उठाया, जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई सारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, पोस्टर लग गए, उनमें एक ही बात लिखी हुई थी, घुसकर मारा, घुसकर मारा, घुसकर मारा। मैं उस वक्त भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर पुलवामा वाली घटना नहीं होती और उसके बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक करके घुसकर मारा का प्रचार नहीं हुआ होता, तब भी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती, लेकिन नरेंद्र मोदी को दोबारा पूर्ण बहुमत मिलना बहुत ही मुश्किल था। तब चुनाव नरेंद्र मोदी की सरकार की 5 साल की गवर्नेंस के ऊपर होता, उन स्कीमों के ऊपर होता जो नरेंद्र मोदी ने चलाई थी, उसका उन्हें लाभ मिल सकता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भाजपा की जो कार्यकर्ता पंक्ति थी प्रबल, भाजपा के पास जो रिसोर्स थे, उनका चुनाव प्रबंधन था, और सबका लाभ उनको मिलता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती और आज भारतीय देश में विपक्ष की सरकार होती, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनको जो पूर्ण बहुमत मिला और पहले से भी ज्यादा वोट और सीटें मिली, उसके पीछे ये घुसकर मारा की भूमिका थी। और इसको किस तरीके से राजनीतिक प्रबंधन इसका किया गया, ये चीज सतपाल मलिक के वक्तव्य में निकल कर आती है। हम लोग जो इस बात को लगातार कह रहे थे, अब चुनाव हो गया, लोग इस बात को भूल गए। अब इसका क्या असर होगा, जो आपका दूसरा सवाल है, मैं समझता हूं अब इसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा। इस घटना से ये जरूर हो सकता है कि दोबारा जब इस तरह की घटनाएं हो, तब सार्वजनिक जीवन में लोग ज्यादा सतर्क रहें, जनता इस बात की ज्यादा सतर्क रहे और सरकार के किए हुए पर उस तरीके से भरोसा न करे जिस तरीके से सरकार भरोसा करवा लेती है लोगों से, और उसके पक्ष में हमदर्दी में बह के लोग उसे वोट दे देते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ इसमें है कि और आप इस पे ज़्यादा साफ तौर पे बता पाएँगे कि क्या हमारे देश में ये प्रवृत्ति हाल के समय में आई है कि मसले आते हैं, मुद्दे आते हैं, लोग सवाल करते हैं, विपक्ष के नेता सवाल करते हैं और सरकार की तरफ से खामोशी ओढ़ ली जाती है। और जो सरकार समर्थित मीडिया है वो किसी और मुद्दे पर लग जाता है। तो फिर तो इस तरीके से लोकतंत्र काम ही नहीं कर सकता है कि सरकार ये मान ले कि जो भी मुद्दे उठाए जाएँगे उस पे जवाब ही नहीं देंगे, हम चुप रहेंगे। देखिए,
सरकार को हर चीज का जवाब देना चाहिए। सरकार ने ऐसे अदानी मुद्दे पे कोई भी आधिकारिक वक्तव्य नहीं दिया। अच्छा, अब सरकार की मान लीजिए रणनीति है कि वो किसी बात पे चुप रहना चाहती है, वो कुछ किसी पेचीदगी में फंसने का उसे खतरा है, इसलिए वो नहीं बोल रही है। मेरा सवाल ये है कि विपक्ष में इतनी क्षमता क्यों नहीं है कि अगर सरकार नहीं बोल रही है तो विपक्ष और भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोले, और विपक्ष इस तरीके से बोले तो उसकी आवाज की प्रतिध्वनि और भी ज्यादा गूंजे। पूरा समाज, पूरा देश, सारे के सारे समुदाय उस आवाज, वो सारे समुदायों के कानों में वो आवाज पड़े। विपक्ष में वो क्षमता क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप तकनीकी दृष्टि से देखें तो विपक्ष बहुत कमजोर नहीं है। भाई, भारतीय जनता पार्टी को कितना 37% वोट मिला था, तो बाकी 63-62-63% वोट तो विपक्ष के पास गया था, और वो क्षेत्रीय शक्तियों के पास गया था, कांग्रेस के पास गया था। कांग्रेस को भी संख्या में देखा जाए तो करोड़ों वोट मिले थे। तो ऐसी सवाल ये है कि विपक्ष के पास वो क्षमता क्यों नहीं है कि सरकार अगर न बोलना चाहे तो सरकार को वो बोलने पर मजबूर कर दे। मैं समझता हूं कि सरकार की गड़बड़ी तो इसमें है ही। सरकार को उन लोकतांत्रिक मान्यताओं और मर्यादाओं की चिंता नहीं है जिनसे दरअसल उसे बंधा हुआ होना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष की समस्या भी है। तो कुल मिलाकर मेरी निगाह में ये ठीकरा विपक्ष के दरवाजे पर फूटता है। अगर विपक्ष कमजोर नहीं होता इस देश का, तो ऐसे सवालों पर सरकार बोलने के लिए मजबूर होती, और उससे जवाब तलब किया जाता, उसे अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखने के लिए भी मजबूर किया जा सकता था।